भूमध्य सागर में भारत का रास्ता रोकना तुर्की की सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। जो तुर्की अब तक भारत को 18 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा था, जो तुर्की भारत को अपने युद्धपोतों को वापस भूमध्य सागर से ले जाने की धमकी दे रहा था, वही तुर्की अब भारत की सेना के आगे घुटने टेक चुका है। दरअसल भारतीय नेवी ने न सिर्फ तुर्कियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि भारतीय सेना के और भारतीय नेवी के आगे तुर्की की नेवी अब दुम दबाकर भागती हुई नजर आ रही है। आपको जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि किस कदर से भूमध्य सागर को लेकर के मामला तूल पकड़ रहा है, और यहाँ पर भारत अपनी एक तरफ तो पकड़ कमजोर करने की फिराक में बिल्कुल नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया भूमध्य सागर को अपनी जागीर मान रहा था। उसको बहुत बड़ा झटका भारत ने दे दिया है। आखिरकार भारत ने न सिर्फ तुर्की बल्कि अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरेबिया पर भी सबसे बड़ा हमला बोला है, और अब यह हमला एक दो तरफ नहीं बल्कि तीन तरफ से भारत ने कर दिया है, जिसके चलते न सिर्फ तुर्की अपने हाथ खड़े करने पर मजबूर हो उठा है, बल्कि तुर्की को अपनी नेवी को भी वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा है। बता दें कि भारतीय नौसेना की तरफ से IAS त्रिकंद को पहले मेडिटेरियन सी में उतारा गया था, लेकिन तुर्की और सऊदी अरेबिया को लगा था कि भारत का सिर्फ एक युद्धपोत है, लेकिन शायद वो भारत की असल चाल समझ ही नहीं पाए थे। और जब असल चाल उन्हें पता चली, भारत की तब तक काफी देर हो चुकी थी, और वह एक ऐसा स्टेटमेंट और ऐसा कदम उठा चुके थे जो उनके लिए ही सबसे बड़ा विनाशकारी बन चुका है। दरअसल भारत ने एक नहीं बल्कि 4 युद्धपोत उतार दिए थे जब तक इस पूरे मामले में आगे बात बढ़ती, और अब इस खबर को लेकर के जैसे ही अपडेट सामने आई है, पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। अब तक जो देश मान रहे थे कि भारत की स्थिति भूमध्य सागर में कमजोर है और कमजोर स्थिति में भारत फंस चुका है, वही देश अब यह कह रहे हैं कि भारत ने भूमध्य सागर पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल बना लिया है। दरअसल भारत ने लाल सागर के रास्ते होते हुए भूमध्य सागर में IAS त्रिकंद को भेजा था, लेकिन आखिरकार अब जो खबर सामने आई है वो पूरी दुनिया को चौंका दी है। भारत ने नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस के रास्ते होते हुए भूमध्य सागर में 3 और युद्धपोत को एंटर करवा दिया था, और अब इस वक्त भारतीय युद्धपोतों ने पूरे के पूरे मेडिटेरियन सी पर अपना कंट्रोल तैयार कर दिया है, और इसके चक्कर से अब भारत ने एक के बाद एक मिसाइल लॉन्चिंग भी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भारतीय युद्धपोत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल दागा गया है, जिस ब्रह्मोस मिसाइल के चलते अब तुर्की को अपना कदम पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ा है। और भारत का यह सबसे बड़ा स्टेप रहा है तुर्की और सऊदी अरब के खिलाफ, जिसके चलते अब इसको लेकर के मामला ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? क्यों आखिरकार तुर्की ने भारत को अल्टीमेटम देकर के अपने खुद पैर पर कुल्हाड़ी मारी, और अब इस कुल्हाड़ी का नतीजा जो सामने आया है वास्तव में पूरी दुनिया को चौंका रहा है? क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट है? बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बने काले कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर वीडियो में हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो इस वीडियो को हाइप जरूर दे दें, ताकि यह वीडियो आपके साथियों और दोस्तों तक और भी ज्यादा आगे पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, भारत की इतनी बड़ी कूटनीतिक और अब कहा जाए तो भारत की सबसे बड़ी सामरिक जीत के लिए कमेंट बॉक्स में एक भारत के लिए जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आपसे एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस भी कोने, जिस जगह से बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं, उस जगह उस एरिया का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें यह भी पता चल सके कि हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स हमें किस देश के किस किस कोने से देखना पसंद करते हैं, ताकि हम अपनी और भी अच्छी जानकारियां, अपडेट आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, भारत का रास्ता रोकना तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी आफत बन चुका है। तुर्की को लगा था कि अगर वह भारत का रास्ता रोकता है तो एक तरफ तो मुस्लिम जगत का मसीहा बनके सऊदी अरब को बचाने के लिए काम में आ जाएगा, और दूसरी तरफ उसे दुनिया के कई बड़े देशों का सहयोग भी मिल जाएगा। हालांकि किन देशों की तरफ यह इशारा है आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन पूरा का पूरा सऊदी अरब और तुर्की का प्लान इस वक्त फेल हो चुका है। सऊदी अरब का भारत का रास्ता रोकना उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है, और इस वक्त सऊदी अरब और तुर्कियों की जो सेना, जो जहाज भारत के खिलाफ अरब सागर में उतरे थे, वो पीछे दुम दबा के हटने को मजबूर हो चुके हैं। तुर्कियों को अपनी नेवी वापस अपने कोस्टल में बुलानी पड़ रही है। यहाँ तक कि तुर्की अपने मेडिटेरियन सी के अपनी कोस्ट लाइन के अंदर भी अपनी नेवी को ले चुका है। इसका मतलब यह है कि तुर्की भारत के एक्शन से डर चुका है, और भारत का एक्शन वास्तव में इतना भयावह है कि इस वक्त मेडिटेरियन सी के अंदर कोई भी देश भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा है। बता दें कि भारत ने सबसे पहले अपने एक सिर्फ युद्धपोत को ग्रीस के साथ नेवल एक्सरसाइज के लिए मेडिटेरियन सी में उतारा था, और दुनिया को लगा कि भारत का सिर्फ एक नेवी का एक युद्धपोत अकेला क्या कर लेगा, और तुर्कियों को भी लगा कि ऐसे में भारत को आसानी से धमका करके पूरी दुनिया का सर्वे सर्वा बनने की कोशिश करेगा, जैसा कि अब तक अमेरिका करता आ रहा था। उसी तर्ज पर तुर्की ने भारत को धमकी देना शुरू किया। तुर्की ने भारत से कहा कि अगर भारत ने 18 घंटे के अंदर अंदर अपने युद्धपोत को मेडिटेरियन सी से, यानी कि उसकी कोस्टल लाइन से बाहर नहीं किया, तो इसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार खुद भारत होगा, और वह भारत के युद्धपोत को तबाह कर देंगे, नष्ट कर देंगे। लेकिन भारत ने इसका उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया।
तुर्की को लगा कि भारत ढीठ बनकर के उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। लगातार तुर्की के युद्धपोतों की तरफ से रेडियो द्वारा भारत के युद्धपोत पर मैसेज भेजे जा रहे थे कि अगर आप नहीं लेते तो हम इतने घंटों बाद एक्शन ले लेंगे, इतने घंटों बाद एक्शन ले लेंगे। कहा यह गया कि फाइनल एक्शन आप पर 18 घंटों बाद मिसाइल आ जाएगी, लेकिन बाद में भारत ने इसको सिर्फ 15 घंटों में तुर्कियों को उसकी औकात दिखा दी। भारत ने वो किया जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। दरअसल भारत के युद्धपोत नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पहले से 3 से ज्यादा मौजूद थे और भारत ने जैसे ही यह खबर सुनी, भारत ने 18 घंटे के अल्टीमेटम की खबर सुनी। उसके बाद तुरंत भारत ने मेडिटेरियन सी से अपने जो युद्धपोत है उसे आगे बढ़ने को कहा और साथ साथ 3 और युद्धपोत को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और रेड सी के रास्ते वापस मेडिटेरियन सी तक पहुंचा दिया, जिसके चलते तुर्की की हालत खराब हो गई। तुर्कियों को लगा था कि एक युद्धपोत कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही उसे यह खबर चली कि भारत के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 और ज्यादा शिप भारत के उसके रडार में जैसे ही ब्लिंक करते हैं, उसकी हालत खराब हो गई। तुर्कियों को लगा कि क्या भारत कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, और इसी बीच तुर्की ने भारत के एक बार फिर से शिप पर मैसेज भेजा कि गो बैक, लेकिन भारत ने उल्टा उसका काम किया। भारत ने न सिर्फ तुर्की के इस मैसेज को दरकिनार करते हुए अपने शिप को आगे बढ़ाया, बल्कि जो अपने एक्सरसाइज के लिए भारत के ग्रीस के साथ एक्सरसाइज करने के लिए भारत आगे बढ़ा था, उस टेबल शिप को आगे बढ़ाया। और इस एक्सरसाइज के बीच भारत ने युद्धपोत से ब्रह्मोस दाग दी, और यह ब्रह्मोस किसी और नहीं बल्कि अपने टारगेटर को पूरी सफलता के साथ जैसे हिट करती है। और यह हिट इतना करीब था तुर्की के कि मानो यह पूरा का पूरा पी प्लान तुर्की के लिए ही किया गया हो। जैसे यह बात तुर्की को पता चली, तुर्की ने तुरंत इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए अपने शिप को तुरंत पीछे लेने के निर्देश दिए, और इसके बाद तुर्की ने तुरंत 2 कदम पीछे करने का काम कर दिया। वास्तव में तुर्की ने सबसे बड़ी और ताकतवर ब्रह्मोस की जैसे ही ताकत देखी, तुर्की के पसीने पाख्ता हो चुके थे, होश उड़ चुके थे। तुर्की को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारत करना क्या चाहता है। दरअसल भारत ने पहले ही तुर्की को आगाह किया था कि वह सिर्फ ग्रीस के साथ नेवल एक्सरसाइज में भाग लेने आ रहा है, और पूरी दुनिया को पता है कि नेवल एक्सरसाइज या किसी देश की कोई भी एक्सरसाइज हो और उसमें अगर कोई तीसरा देश दखल करता है तो यह सीधे सीधे युद्ध नीति का उल्लंघन माना जाता है, और ऐसे में सीधे तुर्की पर भारत एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से फ्री था। हालांकि इसके बावजूद भारत ने तुर्की पर तब भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन भारत ने जैसे ही ब्रह्मोस दागा, उसके बाद तुर्की के होश उड़ गए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरब, जो पीछे से खड़े होकर के इस माजरे को देख रहा था, जिसके जहाज भी तुर्की के साथ पहुंच चुके थे, भारत को घेरने की कोशिश में उन पुणे का प्लान धारा का धरा रह चुका है। और अब भी इस वक्त हाल ही बन चुका है कि भारत की ब्रह्मोस लगातार एक के बाद एक अपने टारगेट के हिट कर रही है। न सिर्फ टारगेट को हिट कर रही है, बल्कि भारतीय नेवी इस वक्त एक ट्विटर के रूप में, एक ट्यूशन देने वाली कंपनी के रूप में यहाँ ग्रीस के लिए काम कर रही है, उसे युद्ध नीतियां सिखा रही हैं। और हाल यह बन चुका है कि इस वक्त मेडिटेरियन सी में एक अलग सा सन्नाटा पसर चुका है। मेडिटेरियन सी में ऐसा लग रहा है कि इस वक्त भारत का राज चल रहा है। जो तुर्की लगातार मेडिटेरियन सी में कूद रहा था, लगातार अपने दावों की बातें कर रहा था, वह तुर्की बिल्कुल से शांत हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की मेडिटेरियन सी में कुछ वैसी ही स्थिति बना रहा है जैसे कि इधर साउथ चाइना सी में चीन बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन अपने आसपास के देशों को धमका करके साउथ चाइना सी में अपना इकलौता आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है। वैसा ही हाल तुर्की का है। तुर्की भी मेडिटेरियन के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा ठोक करके ग्रीस जैसे देशों को यह कहता है कि उनका कोई भी अधिकार नहीं है मेडिटेरियन सी पर, और इसी चलते भारत ने यहाँ पर एक मसीहे के रूप में उतर करके इन देशों की न सिर्फ मदद की है, बल्कि तुर्की और सऊदी अरेबिया को बड़ा सबक भी सिखा दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जहां एक तरफ भारत इधर तुर्की और सऊदी अरेबिया को बुरी तरीके से लथड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक और कसर नहीं छोड़ी है। भारत ने सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशन के अंदर तुर्की और सऊदी अरेबिया को पूरी दुनिया के सामने खोल करके रख दिया है। भारत ने हाल वो बना दिया है कि तुर्की और सऊदी अरेबिया यूनाइटेड नेशन से वॉकआउट करने पर मजबूर हो रहे हैं। वहां की तरफ से पहुंचे डेलीगेट्स यहां पर बात करने के लिए भी हकला सख्त चाह रहे हैं कि आखिरकार वो कहें तो क्या कहें, क्योंकि भारत ने उनके एक एक हरकतों की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी है। न सिर्फ इस बात से तुर्की और सऊदी अरेबिया भारत से खिसियाए हुए हैं, बल्कि इस वजह से कई सारे अरब देश, कई सारे मुस्लिम कंट्री जो तुर्की और सऊदी अरेबिया को सीधे सपोर्ट कर रहे हैं, वह भी भारत के खिलाफ हो चुके हैं। अब तक सऊदी अरेबिया यह मामले में अकेला फंसा हुआ था, लेकिन अब इस लपेटे में तुर्की ने अपने आप को खुद फंसा लिया है। दरअसल भारत पहले से ही तुर्की से खुश खाए हुए हैं। अगर आपको नहीं याद है तो बता दें कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुआ था, उसमें सीधे सीधे हाथ तुर्की का था। तुर्की ने ड्रोन सप्लाई किए थे और उन्हीं ड्रोन से भारत को निशाना बनाया जा रहा था, जिसके बाद भारत ने सीधे ही तुर्की को निशाने पे ले लिया था। हालांकि भारत ने उस वक्त कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब जैसे ही तुर्की भारत के अब वास्तव में सामने खुलकर के निशाने पर आया है, अब भारत ने उस पुराने बदले को भी निभाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। क्योंकि अब तुर्की चाहे या ना चाहे, मेडिटेरियन सी में भारत उसे कहीं का भी नहीं छोड़ने वाला है।
दरअसल भारत की पहले यह एक्सरसाइज महज 3 दिन की होने वाली थी, लेकिन अब सावक खबर यह सामने आ रही है कि भारत के 4 और युद्धपोत पहुंचने के बाद इस एक्सरसाइज को 4 दिन और एक्सटेंड किया जा रहा है। यानी कि यह 4 से 3 मिलाकर के पूरे 1 हफ्ते तक भारतीय युद्धपोत न सिर्फ मेडिटेरियन सी में अपना बवाल मचाने वाले हैं, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी असली ताकत और सामरिक क्षमता का प्रदर्शन भी करने वाले हैं। वहीं इस वक्त ब्रह्मोस की गड़गड़ाहट इस वक्त तुर्की के आसमानों पर भी देखी जा रही है, जिस चीज से तुर्की की रूह कांप रही है। हाल यह बन चुका है कि तुर्की के पास चुप रहने के अलावा अभी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर तुर्की जरा सा भी छू चपेट करता है तो इस वक्त भारत उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। एक तरफ तो यह हाल है, दूसरी तरफ यूएन में जो तुर्की अब तक भारत के लेकर के लगातार बयानबाजी कर रहा था, जो सऊदी अरब अब तक भारत को लेकर के लगातार कह रहे थे कि भारत को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वीटो पावर कभी नहीं मिलने वाली है, अब भारत ने उनके मुंह भी बंद करने शुरू कर दिए हैं। दरअसल भारत को लेकर के कई सारे देशों का सीधे सपोर्ट मिल चुका है। यूएन में कहा यह भी जा रहा है कि इसको लेकर के जल्द ही भारत के लिए बिल पास कर दिया जाएगा, क्योंकि अब तक इस मामले में वीटो पावर वाले देशों की अड़चनें आ रही थीं, लेकिन अब इस मामले में वीटो पावर के देशों की भी अड़चनें दूर होती नजर आ रही हैं। खैर, इस पर सामंजस्य की अभी भी खबरें पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन में भारत ने इस वक्त पूरा का पूरा बवाल मचा करके रखा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न सिर्फ पूरी दुनिया को इस मुद्दे पर चुप करा दिया है, बल्कि भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका पर भी टैरिफ मामले को लेकर के निशाना साध दिया है। भारत को लेकर के भारत ने अमेरिका ने साफ कहा था कि यूएन में भारत को वो बुरी तरीके से हराएंगे, लेकिन अब हाल उल्टा बन चुका है। यूएन में खुद भारत से अमेरिका हारता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका को सपोर्ट करने वाले देश भी अब इस मामले में अमेरिका का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह उल्टा भारत को सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो भी किया भारत के साथ वो गलत किया और अमेरिका को चाहिए कि वो भारत के ऊपर लगे हुए टैरिफों को वापस ले ले। यानी कि इस वक्त भारत अपना यूएन में भी पूरी तरीके से विजय रथ लहरा चुका है। अब हाल यह बन चुका है कि अब कौन कौन भारत के साथ है और कौन भारत के खिलाफ, इस बात का भी जल्द निर्णय हो जाएगा जब भारत की वीटो पावर यानी कि स्थायी सदस्यता को लेकर के वोटिंग की जानी है। उस रात न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर अचानक माहौल में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी, जैसे पूरी दुनिया की सांसें थम गई हों और सबकी निगाहें इस मंच पर टिक गई हों, जहां एक तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े थे और दूसरी तरफ अमेरिका अपनी चालों में उलझा हुआ। दरअसल ब्रह्मोस की गूंज ने न केवल तुर्की को हिला दिया था, बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भी गहरे सदमे में डाल दिया था, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि भारत अब उस दौर से बाहर निकल चुका है जब उसे किसी भी वैश्विक दबाव से दबाया जा सकता था। अब भारत अपनी शर्तों पर खेल खेल रहा था और यह बदलाव अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रहा था। उसी समय अमेरिकी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बोलते हुए कहा कि भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा अभी अधूरा है और इसके लिए वैश्विक सहमति जरूरी है। लेकिन भारत की पंक्ति में यह बयान उस आखिरी वार की तरह गूंजा जिसने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका असली मास्टरमाइंड है, जो हर तरफ से भारत की राह रोकने की कोशिश कर रहा है। मगर जयशंकर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, बल्कि उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि दुनिया बदल चुकी है, अब सहमति के नाम पर भारत को रोका नहीं जा सकता और अगर भारत को जगह नहीं दी गई तो यह संगठन अपनी विश्वसनीयता खो देगा। इस बयान ने पूरे हॉल में सन्नाटा फैला दिया। हर कोई यह सोचने लगा कि क्या अमेरिका वाकई भारत की राह में सबसे बड़ी दीवार है और क्या अब भारत के पास कोई ऐसा पत्ता है जिसे खेलकर वह अमेरिका को भी उसकी औकात दिखा सकता है। तभी अचानक रूस के प्रतिनिधि ने खड़े होकर भारत का समर्थन किया और कहा कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता से वंचित रखा गया तो रूस इस मंच की मान्यता पर सवाल खड़ा कर देगा। इसके तुरंत बाद फ्रांस ने भी भारत के पक्ष में आवाज बुलंद की और चीन के प्रतिनिधि के चेहरे पर उस समय जो बेचैनी थी वह कैमरों में कैद हो गई, क्योंकि चीन जानता था कि भारत को रोकना अब उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा है। पाकिस्तान का प्रतिनिधि बार बार अपनी सीट से उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आवाज को किसी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि पूरी दुनिया जान चुकी थी कि पाकिस्तान सिर्फ चीन और तुर्की की कठपुतली बनकर रह गया है। इसी बीच सऊदी अरब ने भी एक नया खेल खेलने की कोशिश की। उसने कहा कि भारत की स्थायी सदस्यता को इस्लामी दुनिया में समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन जयशंकर ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत की नीतियां धर्म पर नहीं बल्कि विकास पर आधारित हैं और आज अगर मुस्लिम जगत भी देखे तो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी रही है। यह तर्क इतना प्रभावशाली था कि सऊदी का प्रतिनिधि भी बगलें झांकने लगा और तभी जर्मनी ने भारत का समर्थन कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका की नींव हिला दी, क्योंकि उसने सोचा था कि यूरोप पूरी तरह उसके पक्ष में खड़ा रहेगा। लेकिन जब यूरोप की बड़ी शक्तियों ने भारत का साथ दिया तो अमेरिका समझ गया कि अब हालात उसके काबू से बाहर हो रहे हैं। तभी अमेरिकी प्रतिनिधि ने आखिरी दांव खेला और कहा कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता दी जाती है तो अमेरिका अपनी आर्थिक सहायता पर पुनर्विचार करेगा। लेकिन यह धमकी बेअसर रही, क्योंकि भारत पहले ही अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते पर निकल चुका था और यही बात जयशंकर ने बेहद तीखे अंदाज में रखी कि भारत अब किसी की सहायता पर नहीं बल्कि अपनी क्षमता पर खड़ा है।
इस पल हॉल में बैठे सभी प्रतिनिधि खामोश हो गए, जैसे उन्हें यह एहसास हो गया हो कि यह वही भारत नहीं है जिसे कभी दबाया जा सकता था। यह नया भारत है जो अब अपने दम पर दुनिया की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। और जब यह पूरा नजारा दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर प्रसारित हुआ तो भारत में जश्न का माहौल बन गया। लोग सड़कों पर निकलकर जयशंकर और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। वहीं पाकिस्तान के मीडिया चैनलों पर मातम छा गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर भी बेचैनी बढ़ने लगी और तुर्की के राष्ट्रपति को अपने संसद में सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने भारत के सामने झुकाव क्यों दिखाया। लेकिन असल खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अमेरिका हार मानने वालों में से नहीं था। वह जानता था कि भारत को रोकना अब सिर्फ राजनीतिक स्तर पर संभव नहीं है, इसलिए उसने आर्थिक और सामरिक दबाव बनाने की नई योजना पर काम शुरू कर दिया। व्हाइट हाउस के भीतर गुप्त बैठकें होने लगीं। पेंटागन के दस्तावेजों में भारत को नई चुनौती घोषित कर दिया गया और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भारत के पड़ोसियों को और ज्यादा उकसाना शुरू कर दिया। लेकिन भारत भी चुप बैठने वाला नहीं था। उसने रूस के साथ अपने रक्षा समझौते और गहरे कर लिए। फ्रांस के साथ राफेल की नई खेप पर सहमति बन गई और सबसे बड़ी बात यह कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपना पक्ष और भी मजबूती से रखने के लिए अफ्रीकी देशों को अपने साथ जोड़ लिया। अफ्रीका के कई राष्ट्र जो अब तक अमेरिका की छत्रछाया में थे, उन्होंने भी खुलकर भारत के पक्ष में वोट देने का ऐलान किया, क्योंकि भारत ने वहां निवेश और विकास की नीतियों से विश्वास जीता था। इस स्थिति ने अमेरिका को सबसे बड़ा झटका दिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है और भारत एक नया वैश्विक गठबंधन खड़ा करने की दिशा में बढ़ रहा है। अब सवाल यह था कि आगे की चाल क्या होगी। क्या अमेरिका खुलकर भारत का विरोध करेगा या फिर मजबूरी में भारत को स्थायी सदस्यता के रास्ते पर आने देगा? यह रहस्य उस समय और गहरा गया जब जयशंकर ने अपने भाषण का अंत करते हुए सिर्फ इतना कहा कि आने वाले समय में दुनिया देखेगी कि सच्चाई के रास्ते को कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस वाक्य ने जैसे पूरी दुनिया को संकेत दे दिया कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है और असली टकराव अभी बाकी है। न्यूयॉर्क में जब एस जयशंकर ने अपने आखिरी शब्दों से पूरी दुनिया को यह संकेत दिया कि भारत अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है, उसी वक्त से अमेरिकी खेमे में बेचैनी की लहर दौड़ गई थी। पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हर गलियारे में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर भारत को कैसे रोका जाए, क्योंकि जिस तरह से रूस, फ्रांस, जर्मनी और अफ्रीकी देशों ने खुलकर भारत का समर्थन कर दिया था, उसने अमेरिका की दशकों पुरानी वैश्विक रणनीति को पूरी तरह हिला दिया था। वॉशिंगटन में खुफिया एजेंसियों की गुप्त रिपोर्ट्स में यह साफ लिखा गया कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिल गई तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पूरी शक्ति संतुलन बदल जाएगी और तब अमेरिका के लिए एक तरफा फैसले थोपना नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह थी कि अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंकने का फैसला कर लिया और सबसे पहले चीन को इशारा किया कि भारत के खिलाफ मिलकर नई चालें चलनी होंगी। बीजिंग में बंद दरवाजों के पीछे मीटिंग्स शुरू हुई, जिनमें पाकिस्तान और तुर्की को भी शामिल किया गया और वहीं सऊदी अरब को भी इस गठजोड़ में खींचने की कोशिश की गई ताकि भारत के खिलाफ एक नया इस्लामिक नैरेटिव तैयार किया जा सके। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे, क्योंकि भारत अब केवल अपनी ताकत पर नहीं बल्कि अपने गठबंधनों पर भी भरोसा कर रहा था। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश जो पहले अमेरिका की छाया में रहते थे, वे भी अब भारत के विकास मॉडल और उसकी कूटनीतिक नीतियों से प्रभावित होकर उसके समर्थन में खुलकर आ रहे थे। दूसरी ओर रूस ने अमेरिका को सीधे चेतावनी दे दी कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता से रोका गया तो रूस न केवल वीटो का इस्तेमाल करेगा बल्कि अमेरिका के किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करना बंद कर देगा। यह बयान मास्को से आया था, लेकिन इसका असर वॉशिंगटन तक सुनाई दिया, क्योंकि रूस की भूमिका पहले से ही यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिकी खेमे के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। इसी बीच भारत ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। जयशंकर ने ब्रुसेल्स की यात्रा की और वहां यूरोपीय संघ के नेताओं से मुलाकात करते हुए कहा कि भारत यूरोप का विश्वसनीय साझेदार बन सकता है, बशर्ते यूरोप भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करे। यूरोपीय संघ में यह बात तुरंत असर दिखाने लगी, क्योंकि ऊर्जा संकट के दौर में भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूरोप की सप्लाई लाइनों को स्थिर किया था और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गई। इस परिदृश्य ने अमेरिका के माथे पर पसीना ला दिया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि भारत अब केवल एशिया में ही नहीं बल्कि यूरोप और अफ्रीका तक अपने लिए समर्थन जुटा चुका है। इसी बीच पाकिस्तान ने पूरी ताकत से संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ भाषण दिया, जिसमें उसने कश्मीर का राग अलापा। लेकिन जयशंकर ने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान की औकात सिर्फ इतनी है कि वह आतंकवाद को पनाह देने वाला देश कहलाता है और उसकी बातें किसी भी वैश्विक मंच पर कोई मायने नहीं रखती। यह जवाब इतना करारा था कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल पड़ गया। वहीं चीन ने यह तर्क दिया कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता दी जाती है तो एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन जयशंकर ने तर्कों के साथ यह साबित कर दिया कि भारत की स्थायी सदस्यता से शक्ति संतुलन नहीं बल्कि स्थिरता आएगी और यही स्थिरता पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। यह सुनकर कई देशों ने तुरंत भारत के समर्थन में आवाज बुलंद की और चीन के चेहरे पर भी वह झेप साफ दिखाई देने लगी। अब अमेरिका के पास विकल्प बहुत कम बचे थे। वह जानता था कि सीधे भारत का विरोध करना उसकी छवि को और नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए उसने एक नई चाल चली।
उसने कहा कि भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर एक नई समिति बनाई जाए जो आने वाले वर्षों में इस पर फैसला ले। लेकिन जयशंकर ने इसे सीधा विलंब की साजिश बताया और कहा कि भारत को अब किसी समिति या अध्ययन की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत को उसका हक तुरंत दिया जाना चाहिए। इस पर पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं और अमेरिका को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी है। इस सारे घटनाक्रम के बीच भारत ने अपनी दूसरी चाल चल दी। उसने अफ्रीकी यूनियन को G20 में स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए खुलकर समर्थन कर दिया। इससे अफ्रीकी देशों ने भारत को और भी मजबूत समर्थन देना शुरू कर दिया और यह गठबंधन अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि व्हाइट हाउस के भीतर यह चर्चा होने लगी कि क्या भारत के साथ टकराव जारी रखा जाए या फिर मजबूरी में झुककर भारत के साथ तालमेल बनाया जाए। लेकिन जैसे ही यह खबर मीडिया तक पहुंची कि अमेरिका भारत को रोकने के लिए नए नए बहाने बना रहा है, अमेरिकी जनता के बीच भी यह सवाल उठने लगा कि आखिर क्यों अमेरिका एक लोकतांत्रिक और तेजी से उभरते देश को रोकना चाहता है, जबकि चीन जैसे तानाशाही शासन वाले देश को वह बार बार सहारा देता है। यह सवाल अमेरिकी राजनीति के लिए भी एक नया संकट बन गया। भारत की मीडिया में यह खबर ऐसे चली जैसे देश ने आधा युद्ध जीत लिया हो और सोशल मीडिया पर हर जगह जयशंकर के भाषण की क्लिप वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत को रोका गया तो यह संगठन अपनी विश्वसनीयता खो देगा। यह क्लिप इतनी ताकतवर साबित हुई कि दुनिया भर में भारत की छवि एक ऐसे देश की बनी जो सच बोलने से पीछे नहीं हटता। अब हालात यहां तक पहुंच गए थे कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को खुद सामने आकर बयान देना पड़ा कि भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यह मुद्दा जल्द ही अंतिम रूप लेगा। यह सुनकर पाकिस्तान और चीन की बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि अब बाजी हाथ से निकल चुकी है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने भारत को रोकने के लिए आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की और अचानक भारतीय IT कंपनियों पर नए टैक्स लगाए। लेकिन भारत ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका से आने वाले कई सामानों पर भारी शुल्क बढ़ा दिया और यह संदेश दिया कि अब भारत किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि आने वाले दिनों में असली टकराव अमेरिका और भारत के बीच ही होने वाला है। और अगर भारत यह जंग जीत गया तो इतिहास में पहली बार एशिया का कोई देश इस मंच पर पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देकर अपना हक हासिल करेगा। और यही वह सस्पेंस है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। न्यूयॉर्क की उस रात को याद कीजिए जब जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर तुर्की और पाकिस्तान को आईना दिखाने के बाद जैसे ही हॉल से बाहर कदम रखा, पूरी दुनिया के पत्रकार उनके पीछे भाग पड़े। कैमरों की चमकती फ्लैशलाइट्स और माइक की बरसात के बीच एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या भारत ने आज इतिहास रच दिया है। लेकिन असली कहानी उस हॉल से बाहर नहीं बल्कि बंद कमरों के अंदर लिखी जा रही थी, जहां अमेरिका, चीन और उनके सहयोगी देश भारत की इस बढ़ती ताकत से बुरी तरह घबराए हुए थे। वॉशिंगटन में CIA की इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स में यह साफ कहा गया कि अगर भारत अगले कुछ महीनों में स्थायी सदस्यता हासिल कर लेता है तो यह पूरी विश्व व्यवस्था का संतुलन बदल देगा और अमेरिका के लिए अब एकतरफा फैसले लेना नामुमकिन हो जाएगा।